हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम पुस्तक पर। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भारत में शिक्षा के विकास की जांच हेतु चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के बारे में। उसके बाद राधाकृष्ण आयोग हैं, हंटर समिति के बारे में, व कोठारी आयोग हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी जो वर्तमान तक भारतीय शिक्षा में विकास में हुई उन सभी का अपन डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। एक रिक्वेस्ट हो रही है दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें पार्ट 1 में आपको बताया गया है प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, अर्थात गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। वो मध्यकालीन भारत में मुगल जब आए उस समय शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, और 1853 जब अंग्रेज आए तो उसके बाद में जब शिक्षा किस प्रकार से विकास हुआ, उन सभी के बारे में पार्ट 1 में आपको बता रखा है। एग्जाम की दृष्टि से पार्ट 1 भी इम्पोर्टेंट है और पार्ट 2 तो है ही सही। तो अब शुरू करते हैं चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1853 में भारत में शिक्षा के विकास की जांच हेतु 9 जुलाई 1854 में बोर्ड ऑफ कमेटी का जो प्रधान था चार्ल्स वुड था, और वुड ने भारतीय शिक्षा पर व्यापक योजनाएं बनाई, जिसी कारण इसे वुड का डिस्पैच कहा गया। क्यों कहा गया? इसने भारत में शिक्षा के लिए व्यापक योजनाएं बनाई और इसे ही वुड का डिस्पैच कहा गया, और इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। और ये कब आया था? 1853 में भारत में शिक्षा के विकास की जाँच हेतु 9 जुलाई 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ कमेटी का गठन किया गया था। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी? इसकी प्रमुख सिफारिश थी कि सरकार का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा मैकाले के अनुसार हो, जो कि पार्ट 1 में अपन ने बताया है कि मैकाले शिक्षा नीति क्या थी। उसके अनुसार यानी मैकाले की जो सिफारिशें थी कि अंग्रेजी में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि भारतीय जो हैं अंग्रेजों के समान सोचेंगे और उनको राज करने में, शासन करने में आसान होगा। उच्च शिक्षा कैसी हो? इंग्लिश में हो, अंग्रेजी में हो। वो ग्राम स्तर की जो पाठशालाएँ चलती थी वो कैसी हो? देसी भाषा में ही हो। और जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक वर्नाकुलर हाई स्कूल हो, जो कि इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? जिला स्तर पर एंग्लो स्कूल होना चाहिए जो कि इंग्लिश मीडियम में हो। और इसमें क्या किया गया? चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया और उनको अनुदान और सहायता भी दी गई। प्राइवेटाइजेशन का पहली बार सिफारिशें इसी चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में की गई थी। दोस्तों, कंपनी ने क्या किया? 5 प्रांतों के अधीन लोक शिक्षा विभाग का गठन कर दिया। किसका किया? लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। वो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कोलकाता, मद्रास और मुंबई यूनिवर्सिटी में कुलपति, उप कुलपति और सीनेट विधि सदस्यों की नियुक्ति भी चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के अनुसार की गई। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुलपति, उप कुलपति, सीनेट की नियुक्ति किसके अनुसार की गई? तो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के अनुसार इसकी नियुक्ति की गई। परीक्षा लेने, उपाधियाँ देने का प्रावधान भी इसमें किया गया। इन चार्ल्स वुड के अनुसार ही परीक्षा लेने और उपाधियाँ देने के प्रावधान किया गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों हंटर शिक्षा आयोग, जो कि 1882-83 में आया। और इसे क्यों लाया गया? इसे लाया गया था 1854 से 1883 तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की जांच हेतु हंटर शिक्षा आयोग लाया। W हंटर इसका अध्यक्ष था, इसी कारण इसका नाम क्या हुआ? हंटर शिक्षा आयोग। सुझाव क्या दिए इसने? गवर्नमेंट शिक्षा सुधार होना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए, यानी कि सरकारी शिक्षा में सुधार हो, विकास हो, और मातृभाषा में क्या है? शिक्षा दी जानी चाहिए। हाई स्कूल स्तर पर व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। व्यवसाय का मतलब ITI है, व्यापारिक है। साहित्यिक विश्वविद्यालय प्रवेश में सहायक हो, अर्थात विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में प्रवेश में साहित्यिक विषय सहायक हो। शिक्षा के निजी क्षेत्र को भी हंटर शिक्षा आयोग में बढ़ावा दिया। और इम्पोर्टेंट है इसमें कि महिला शिक्षा को इसमें बढ़ावा दिया गया था। तो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा किस में दिया गया? तो हंटर शिक्षा आयोग में से बढ़ावा दिया गया। 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा में तेजी से वृद्धि हुई। हंटर शिक्षा आयोग में क्या हुआ? 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा में तेजी से वृद्धि हुई। इसने ये रिपोर्ट प्रकाशित की।
1882 में हंटर शिक्षा आयोग के बाद पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब के अंदर बनाया गया, जबकि 1880 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में बनाया गया था हंटर शिक्षा आयोग के पहले। लॉर्ड कर्जन 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर बना। इसे मैकाले शिक्षा नीति की आलोचना की। इसने क्या किया, मैकाले शिक्षा नीति जो कि अंग्रेजी शिक्षा नीति थी उसकी आलोचना की और इसे देसी भाषाओं के विरुद्ध माना, क्योंकि जो भारत के अंदर देसी भाषाएं चलती थी जैसे कि बिहार है, बंगाल है, तमिल है, तेलुगु है, इन क्षेत्रों में जो देसी भाषाएं चलती थी उनके विरुद्ध माना। और सितंबर 1901 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, शिमला सम्मेलन का आयोजन किया था। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो वह किया गया था 1901 में। शिमला सम्मेलन बुलाया गया था लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में और शिक्षा के सभी क्षेत्रों की इसमें समीक्षा की गई थी। 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया 1902 में। तो विश्वविद्यालय आयोग भी इम्पोर्टेंट है कि ये कब बना, 1902 में बना और इसका अध्यक्ष कौन था, सर थॉमस रेले था। कौन था, सर थॉमस रेले था। और भारतीय सदस्यों की बात की जाए तो भारतीय सदस्य थे इसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी व जस्टिस गुरदास बनर्जी। कौन थे, दो भारतीय सदस्य थे इसमें, सैयद हुसैन बिलग्रामी व जस्टिस गुरदास बनर्जी इसके भारतीय सदस्य थे। 1904 में क्या हुआ, विश्वविद्यालय अधिनियम आया। कब आया, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया। कन्फ्यूजन हो सकता है किसमें, कि विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय अधिनियम में। तो विश्वविद्यालय आयोग आया था 1902 के अंदर। कब आया, 1902 में आया, जबकि विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया 1904 में ये आया। 1913 में शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव आया। तो 1913 में शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव आया, अर्थात सरकार ने शिक्षा के लिए इसमें भी कुछ नियम बनाए। 21 फरवरी 1913 से प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय बनाना था। इस 1913 पर सरकारी प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, कि 21 फरवरी 1913 से ही प्रत्येक प्रांत में एक यूनिवर्सिटी को बनाया जाना था। प्रत्येक प्रांत में एक यूनिवर्सिटी बनाना जाना था और यह 1913 के शिक्षा पर प्रस्ताव में पारित किया गया। और इस पर सुझाव दिए गए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, गांधी जी के गुरु थे। और इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक छोटे बच्चों को 6 से 14-11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क दी जाए और वो प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए और निरक्षरता इसमें ख़त्म करें। सैंडलर आयोग, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 में ये आया। और भारतीय सदस्य इसके कौन कौन थे, आशुतोष मुखर्जी थे और जियाउद्दीन अहमद थे। आशुतोष मुखर्जी व जियाउद्दीन अहमद इसके सदस्य थे। और 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब की गई थी कोलकाता विश्वविद्यालय की, 1917 में सैंडलर आयोग की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई। और इनका पूरा नाम क्या था सैंडलर का, डॉक्टर माइकल सैंडलर था। डॉक्टर माइकल सैंडलर था। और 1919 में इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, विश्वविद्यालय की शिक्षा सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। इनके अनुसार क्या हुआ, 1919 में रिपोर्ट पेश की कि विश्वविद्यालय की शिक्षा को यदि सुधारना है तो उसके लिए माध्यमिक शिक्षा में भी सुधार की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, इसके अनुसार इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हो। इसने क्या बताया कि पहले जो है ना कॉलेज में ही 1 से लेकर के जहाँ स्नातक स्तर की सारी कक्षाएं चलती थी, तो इसने क्या किया कि इंटरमीडिएट की जो कक्षा हैं वो विश्वविद्यालय से पृथक हो और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निर्माण किया गया, अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनना चाहिए। और इसके तहत क्या हुआ, कोलकाता विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन था, उसे हटा करके क्या कर दिया, बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया और इसका कार्यभार ढाका एकांकी विश्वविद्यालय को सौंपा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बंगाल सरकार के अधीन जब इसको कोलकाता विश्वविद्यालय को किया गया तो उसका कार्यभार कहाँ सौंपा गया, तो वह सौंपा गया ढाका एकांकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत सौंपा गया। और इसी समय क्या किया गया था, स्नातक 3 वर्ष का किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सैंडलर आयोग के तहत ही स्नातक को कितने वर्ष का किया गया, 3 वर्ष का किया गया।
वह कोलकाता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के अधीन था, जिसे हटा करके क्या कर दिया, बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया था और इसका कार्यभार ढाका एकांकी विश्वविद्यालय को सौंपा गया। नेक्स्ट है 1913 में शिक्षा संबंधी नीति और 1917 के सैंडलर आयोग के सुझाव क्या थे। 1913 में तो शिक्षा संबंधी नीति आई थी और 1917 में जो सैंडलर आयोग के सुझाव क्या थे और उसके तहत क्या किया गया, 1916 में मैसूर एंड बनारस के अंदर, मैसूर और बनारस में विश्वविद्यालय बनाए गए। दो जगह पे बनाए 1916 में, जबकि 1917 में पटना विश्वविद्यालय बनाया गया, 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय बनाया गया, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाया गया जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, और 1921 में लखनऊ में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा। द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा के बारे में अब विस्तार से समझते हैं, क्योंकि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग का एक निर्वाचित मंत्री के अधीन कर दिया गया। पहले शिक्षा विभाग केंद्र सरकार के अंदर था, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत इसे क्या कर दिया, इसका एक मंत्री बना दिया गया। यानी शिक्षा मंत्री का निर्माण मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत ही किया गया था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिक्षा मंत्री का निर्माण किसके तहत किया गया, तो 1990 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत किया गया और केंद्र सरकार ने इससे रुचि हटा ली गई। और इसमें भी क्या हुआ, शिक्षा संस्थाओं का तो निर्माण हुआ, शिक्षा का स्तर इसमें डाउन हो गया, क्योंकि इसमें प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो गया और शिक्षा का स्तर बिल्कुल से डाउन हो गया। हरटोंग समिति 1929, हरटोंग समिति 1929, इसका अध्यक्ष कौन था, सर फिलिप हरटोंग था। इसी कारण से इसे हरटोंग समिति कहा गया। इसके सुझाव क्या गया थे, प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया और ग्रामीण विद्यार्थियों को मिडिल शिक्षा तक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। यानी ग्रामीण के जो भी विद्यार्थी उनको मिडिल तक पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया और औद्योगिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर इसमें भी बल दिया गया। औद्योगिक में ITI है और व्यावसायिक में व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। उच्च शिक्षा के योग्य छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया गया था। यानी उच्च शिक्षा के योग्य छात्रों को ही उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश देना यहाँ से प्रारंभ हो गया था। उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था की गई थी। 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बना था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1935 में क्या बनाया गया, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया गया और यहाँ अर्थात UGC का निर्माण यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि केंद्र के सलाह से ही शिक्षा के निर्माण का बोर्ड बनाया गया था। नेक्स्ट है वर्धा योजना। वर्धा योजना कब आई, 1937 में आई और अक्टूबर 1937 में वर्धा योजना का अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया और शिक्षा की विस्तृत योजना इसमें बनाई गई थी। शिक्षा की विस्तृत योजना बनाई गई वर्धा योजना में और 1937 में वर्धा योजना आई। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कब आई, तो 1937 में आई गई थी और भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन इसमें किया गया था और बुनियादी शिक्षा योजना और वर्धा शिक्षा योजना इसे ही कहा जाता है। परंतु ये वर्धा शिक्षा योजना की सिफारिश क्या थी, वर्धा शिक्षा योजना की सिफारिश थी कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो और रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। यानी कि जिसकी रुचि व्यावसायिक शिक्षा में है उसे व्यावसायिक शिक्षा में भेजा जाए। परंतु क्या हुआ, तृतीय विश्व युद्ध के कारण ये योजना समाप्त हो गई। कैसे हो गई, तृतीय विश्व युद्ध उसमें प्रारंभ हो चुका था तो ये योजना समाप्त कर दी गई। सर्जेंट योजना अब आई, शिक्षा के विकास में सर्जेंट योजना आई 1944 में और इसका अध्यक्ष कौन था, सर जॉन सर्जेंट था और इसे शिक्षा सलाहकार भी कहा जाता है। शिक्षा सलाहकार था ये सर सर्जेंट। 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा योजना और सर्जेंट योजना बनाई गई थी और इसकी सिफारिश क्या थी, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वर्धा शिक्षा योजना में तो 7 से 14 था और यहाँ पर क्या किया गया, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गई थी। तो क्वेश्चन दिखता है यहाँ से, सर्जेंट योजना में 6 से 11 वर्ष के बच्चों को किया गया था, जबकि वर्धा शिक्षा योजना में किया गया था 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी थी।
नेक्स्ट है 11 से 17 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। जब बच्चे से 11 तक पढ़ लिए तो उसके बाद में 11 से 17 वर्ष की आयु तक के जो भी बच्चे हैं उनको आगे की कक्षाओं में क्या पढ़ना है उसकी व्यवस्था भी इसी सर्जेंट शिक्षा योजना के तहत की गई थी। इंटरमीडिएट श्रेणी इसमें समाप्त कर दी गई और 40 वर्ष के अंदर ही शिक्षा के पुनर्निर्माण की रूपरेखा तैयार हो। इसमें बताया गया है कि 40 वर्ष में दोबारा से शिक्षा की नई नीति आई, परंतु बाद में क्या हुआ, खेर समिति ने इसे कितने वर्ष कर दिया, 16 वर्ष कर दिया गया। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि 40 वर्ष के अंदर शिक्षा के निर्माण की रूपरेखा किसमें बताई गई, सर्जेंट योजना में बताई गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, खेर की समिति ने इसने 16 वर्ष कर दिया कि 16 वर्ष में शिक्षा के पुनर्निर्माण की व्यवस्था हो, यानी कि शिक्षा के ऊपर एक बार वापस से ध्यान दिया जाना चाहिए 16 वर्ष के बाद में कि किस प्रकार से नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए। नेक्स्ट है राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्ण आयोग कब आया था दोस्तों, 1948 में ये आया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देश अब आज़ाद हो चुका है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। नवंबर 1948 में ये आया और नवंबर 1949 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की और 180 दिन पढ़ाई की व्यवस्था पर बल दिया गया। अर्थात साल में कितने दिन, 180 दिन तो आपको विद्यालय में जाना ही है, उसमें एग्ज़ाम को भी छोड़ना है, एग्ज़ाम इसमें इंक्लूड नहीं है, केवल विद्यालय के अंदर बैठना 180 दिन अनिवार्य है। व्यावसायिक शिक्षा पर इस पर भी बल दिया गया, ITI पर दिया। और प्रशासनिक सेवा में इसमें क्या किया था, तो पहली बार प्रशासनिक सेवा में क्या किया गया, स्नातक स्तर को लागू किया गया था राधाकृष्ण आयोग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, राधाकृष्ण आयोग के द्वारा पहली बार स्नातक स्तर को प्रशासनिक सेवा में IAS IPS में इसे लागू किया गया था। इस शिक्षा को किस में, समवर्ती सूची में डाला गया था। मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और संबंधित क्षेत्र में जो भाषाएं उसमें दी हो, और आधुनिक भाषा यानी कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये बताया गया था राधाकृष्ण आयोग में। राधाकृष्ण आयोग शिक्षा के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें समवर्ती सूची में डाला गया। पहला क्वेश्चन ये बनता है। उसके बाद में 180 दिन पढ़ाई का लक्ष्य रखा गया। वह प्रशासनिक सेवा में स्नातक पहली बार स्नातक स्तर को लागू किया गया था राधाकृष्ण आयोग में। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आया 1953 में। अब नेक्स्ट जो आता है कोटारी शिक्षा आयोग। कोटारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक UGC का चेयरमैन कौन था, दौलत सिंह कोटारी था। कौन था दोस्तों, दौलत सिंह कोटारी था। इसी कारण से कोटारी शिक्षा आयोग कहा गया। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस के जो शिक्षा शास्त्री थे JF मैंडुगल सलाहकार सचिव थे भारत सरकार के। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस के जो शिक्षा शास्त्री थे JF मैंडुगल सलाहकार वो कौन आए, भारत सचिव थे भारत सरकार के। इस आयोग में बताया गया है कि सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। किस में दी जानी चाहिए, मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। और नेक्स्ट जो है माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का प्रोत्साहन दिया गया। माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में दी जाए और प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का स्तर सभी स्तर में समाज सेवा, कार्यानुभव विषय, नैतिक शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व और माध्यमिक शिक्षा, व्यवसायिक, कृषि और अनुसंधान पर बल इसमें दिया गया। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में कृषि और उनके अनुसंधान पर बल भी इसमें दिया गया। और राष्ट्रीय आय की 6% यानी GDP जो है उसकी 6% खर्च भारतीय शिक्षा पर होना अनिवार्य कर दिया गया कोटारी आयोग के अनुसार। कोटारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोटारी थे। इसी कारण से इसका नाम क्या हुआ, कोटारी आयोग हुआ। समाज सेवा का अर्थ यहाँ पे क्या है कि आप ऐसी शिक्षा दें जिससे कि जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसको उसमें समाज सेवा का भाव बढ़े, कार्यानुभव हो, और यानी कि जो भी शिक्षा वो ले रहे हैं उसका कार्यानुभव उसको देना चाहिए, नैतिकता हो, सामाजिक उत्तरदायित्व वो समझे। और माध्यमिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा पर, वो कृषि अनुसंधान पर इसमें बल दिया गया। और राष्ट्रीय आय का 6% होना ही चाहिए। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय कहा गया। ये 1968 में आई। कब आई ये, 1968 में स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति बनाई गई थी। और इसमें क्या किया था, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया और त्रिभाषा फॉर्मूला इसमें दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट
एग्जाम की दृष्टि से ये भी है कि त्रिभाषा फॉर्मूला कौन सी शिक्षा नीति में दिया गया, तो 1968 में जो शिक्षा आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें इसमें दिया गया। स्थानीय भाषा जैसे कि अवधी है, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, डोगरी आदि भाषाओं में शिक्षाओं का प्रावधान किया गया था। क्या किया गया? मराठी, तमिल, तेलुगु, डोगरी माध्यम में शिक्षाओं का प्रावधान किया गया। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यदि वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि क्या होगा, आने वाले इसी प्रकार की नए नए वीडियो को आप देख सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।